सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित काव्य के गुणों से संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। काव्य गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, वह अलंकार ब्रहा शोभा मात्र हैं। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। नंबर डी, माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। किसका? काव्य शास्त्र में काव्य के गुणों का विवेचन। तो काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है सी, काव्य शास्त्र में काव्य के गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, बल्कि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार ब्रहा शोभा मात्र है, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या बताई है। तो आचार्य नंबर ए 3, नंबर बी 5, नंबर सी 10, नंबर डी 8। तो आचार्य भरत ने जो काव्य की संख्या बताई है, गुणों की संख्या 10 बताई है। आचार्य भरत मुनि जी ने जो गुणों की संख्या 10 बताई है, इनके 10 गुणों को देखते हैं कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुणों की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इस प्रकार हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्थबोध, उदारता एवं कांति हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। नंबर ए क्षेमेंद्र, नंबर बी वामन, नंबर सी भोजराज, नंबर डी भरत मुनि। तो इनमें से किस आचार्य ने काव्यों की जो संख्या मानी है वो 10 मानी है। तो भरत मुनि ने काव्य की गुणों की संख्या जो है 10 मानी है। भरत मुनि ने 10 काव्य के गुण और 10 ही दोष माने हैं। अगली संख्या है कि आचार्य भरत के अनुसार काव्य के गुण हैं। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि आचार्य भरत के अनुसार गुणों की संख्या 10 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। यह क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है
तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है। यह क्वेश्चन ही कम से कम 10 बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह क्वेश्चन या प्रैक्टिस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर 7 बजे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं। नंबर ए 10, नंबर बी 3, नंबर सी 15, नंबर डी 8। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य के गुण माने हैं वह 3 माने हैं। कितने? आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं। अगली संख्या है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो इनमें से सही युग्म जो है वैदर्भी जो है माधुर्य से संबंधित है। मम्मट ने अगला प्रश्न है कि चिकरही मरकट भालू छलवल करही जेही खल छीजे पंक्ति के काव्य गुण हैं। तो वह काव्य गुण जो हैं इसमें ओज गुण है। कौन सा है? चिकरही मरकट भालू छलवल करही जेही खल छीजे पंक्ति में काव्य के गुण जो है वो ओज गुण है। अगला प्रश्न है कि मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नवमित्र सा देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रसाद काव्य गुण का नाम जो है वो माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन निपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो जो इसमें माना गया है वह माधुर्य काव्य गुण माना गया है। अगला प्रश्न है कि निरख सखी खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर भर पाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में जो है माधुर्य गुण है। कौन सा है? निरख सखी खंजन आए फेरे मेरे रंजन ने नैन इधर भरमाए। इसमें माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संगीत एक कलिका में अखिल बसंत धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उद्धरण के काव्य गुण है। तो वह काव्य गुण जो है प्रसाद गुण है। तो यहाँ से काव्य के अब तक हमने काव्य के गुणों को जाना। अब है हम काव्य के दोषों को देखते हैं। काव्य दोष
अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो अनुभावों और विभावों की जो कष्ट कल्पना है वो रस दोष मानी जाती है। अनुभावों और विभावों की जो कष्ट कल्पना है उन्हें रस दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें काव्य का जो है रस दोष माना गया है। प्रश्न 3 है कि कंकर कुनित रड़ित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित थी कलक गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कारताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो यह वचन दोष लक्षित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि सब कोई जानत तुम्हारे सारे जगत जहान में, काव्य में कौन सा दोष है? तो इसमें जगत और जहान का 2 बार रिपीट हुआ है, जबकि इन दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधर देख के, बिरहनी तिये अकुलात में कौन सा दोष है? तो तरु रिपु रिपुधर देख के, बिरहनी तिये अकुलात में क्लिष्ट दोष पाया गया है। क्लिष्ट माने कठिनता, यहाँ रिपु रिपु शब्दों में कठिनता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि सुंदर है व्यग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अधिक पद तत्व दोष पाया गया है, क्योंकि यहाँ सुंदर 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 अधिक बार प्रयोग किया गया शब्द है। यहाँ से यह शब्द शक्तियाँ शुरू होती हैं। शब्द शक्तियाँ अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। लक्षणा और व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरसित, उल्टी कहत नवीन, यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो मान्यता भिखारी दास, मतीराम भिखारी दास, कुलपति मिश्र या देव की है। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन जो है यह देव की पंक्तियां हैं।
अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, उपयुक्त किसकी पंक्तियां हैं? तो यह अभी फिर रिपीट हुई हैं, यह देव जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये पंक्तियां फिर रिपीट हो गई हैं, यह देव के द्वारा रचित मानी गई हैं। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है, फिर से ये पंक्तियां रिपीट हुई हैं, ये पंक्तियां जो हैं वो देव की मानी गई हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति या उपयुक्त सभी। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। अगली संख्या है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो वह अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। अगला प्रश्न है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है वो व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता है किसकी है? कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता आचार्य भट्ट नायक जी की है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सज पर धरा वधु अब तनिक संकुचिताए बैठी सी, इन अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इन अवतरण में व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति मानी गई है। गीदड़ का मतलब यहाँ कायरों से लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्षार्थ कहेंगे। अगला प्रश्न है कि मनहु उमंग अंग अंग छवि झलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति को माना गया है। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरो बसंत, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ किस शक्ति से ग्रहण किया जाएगा? तो यह जो है पद्माकर की पंक्ति है और यह लक्षणा से
इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिर जीवो चोरी जुरै क्यों ना हो सने गंभीर, को घटिय ब्रजभान जा वह हलदर के बीर। उपयुक्त दोहे में से कौन सी शब्द शक्ति है? तो इनमें व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है कि चिर जीवो चोरी जुरै क्यों ना हो सने गंभीर, को घटिय ब्रजभान जा वह हलदर के बीर में व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है को घटिय ब्रजभान जा वह हलदर के बीर में कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है? तो यह शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो यह है लक्षणा शब्द शक्ति से। तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कल से हम सरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे ऐसी ही निरंतर शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।